हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक्स लेकर आता हूं। आपकी ही फरमाइश पे मैं हिंदी मीडियम के लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 को आज करवाऊंगा। इसको आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जो कि 1.2 एक्सरसाइज का मेन पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसके मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जब तक आप 1.1 को नहीं देखेंगे, 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं सीखेंगे, आप 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप 1.1 एक्सरसाइज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड कर दिए हैं 1.1 एक्सरसाइज के, आप उसे देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। इसमें आपको ये अलग अलग संख्याएं दी हुई है, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड नहीं हो सकता। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड संभव नहीं है, उस संख्या को हम एक के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, यानी कि एक के अलावा एक और खुद के मल्टीपल्स के फॉर्म में ही होगी, दूसरी किसी और के फॉर्म में नहीं होगी। यानी कि उसका एक सारा गुणनखंड 1 होगा, दूसरा कोई गुणनखंड स्वयं के अलावा नहीं होगा, उसे हम अभाज्य कहते हैं। तो हमें जो भी मेरे पास एक भाज्य संख्या है, उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, यानी कि उसका फिर से फैक्टर नहीं हो, फिर से उसका खंड नहीं हो, ऐसी संख्याओं के रूप में हमें लिखना है। हमारे पास पहली संख्या है 140। इस 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या के बारे में मैंने इसके कंसेप्ट में बताया हुआ है कि ऐसी संख्या जिसके पीछे 0 आ जाए, तो ये सम संख्या है। इसलिए आप सिंपली इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। जब आप 2 का भाग देंगे तो यहाँ 70 लिख सकते हैं, फिर से ये सम संख्या है। फिर से आप इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, यहाँ पे 35 लिख सकते हैं। अब ऐसी कोई संख्या जिसके इकाई अंक पे 5 या 0 आ जाए, वो 5 से विभाजित होगी, इसलिए आप यहाँ पे 5 का भाग दे सकते हैं। यहाँ 7 लिख सकता हूँ, इसके बाद आपको फिर से 7 का भाग देना है। तो इस तरह से 140 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 5 × 7। अब ये जितनी भी संख्या आपको दिख रही है 2, 2, 5 और 7, ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या के रूप में है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7 होगा। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी करते हैं 156 का। फिर से आपको, वैसे आप प्रीवियस क्लासेज में, छोटी क्लासेज में भी आप अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। जब आप इसे, फिर से ये सम संख्या है, क्योंकि आपको इसके इकाई अंक पे 6 दिख रहा है और 6 एक सम संख्या, इसलिए पूरी संख्या 156 एक सम संख्या होगी। और इसमें मैं 2 का भाग दे सकता हूँ। 2 का भाग दिया, 7 यहाँ लिख सकता हूँ, 8 यहाँ लिख सकता हूँ। फिर से ये सम संख्या बन गई, और सम संख्या में 2 का ही भाग देना है आपको। 2 का भाग दिया, यहाँ लिख सकता हूँ 39 यानी कि 39। अब ये सम संख्या नहीं है, बट इन दोनों संख्याओं का योग 12 हो रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए मैं इसमें 3 का भाग दे सकता हूँ। और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, और इस तरह से अब ये जो संख्या है 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या से ही भाग जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। इस तरह से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2, 2, 3 और 13। ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है 2, 2, 3 और 13। मैं इसमें 3 का भाग दे सकता हूँ। इसे आप लिख सकते हैं 1, इसे लिख सकते हैं 2, इसे लिख सकते हैं 7 और यहाँ लिख सकते हैं 5। अब आपने देखा 2 और 3, ये 1 और 2 3, 7 17 और 5 22, यानी कि ये 3 के पहाड़े में नहीं आते। तो अब हम इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 5 है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 5 या 0 आ जाए तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग जब आप देंगे तो यहाँ पे 5 2 बार में, इसके बाद 5 5 बार। अब ये भी संख्या, इसके भी इकाई अंक पे 5 दिख रहा है, इसमें फिर से 5 का भाग जा सकता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 25
और फिर से 1 लिख सकता हूँ। और इस तरह से जो संख्या दिख गई 5 + 1 को यदि आप प्लस करेंगे तो 6 होगा, जो कि 3 के पहाड़े में होगा। यदि 3 का भाग देंगे तो 17 होगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या का इसमें भाग नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि 3, 8, 2, 5 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 × 5, सॉरी यहाँ पे 3 है, इसके बाद फिर से 3 है, ये आप 3 लिख दीजिए, इसके बाद 5, देन 5, इसके बाद 17 आप लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 5 × 5 × 17 होगा। वैसे इस 3 का भाग शुरुआत में आप दे सकते थे, बट बाद में भी दे दिया, फिर भी आप भाग देने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें छोटी सी बड़ी संख्या के रूप में लिखेंगे। इसमें 23 का भाग देंगे तो ये होगा यहाँ पे 323, और जब आप इसमें 19 का भाग देंगे तो ये होगा 17, यानी कि फिर से हम 17 का भाग देंगे तो इस तरह से मेरे पास जो 7429 यानी कि 74 29 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 23 × 19 × 17 होगा। अब ये जो भी संख्या आपको दिख रही है 23, 19 और 17, ये सारी की सारी संख्या अभाज्य संख्या है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, यानी कि ये युग्म दिए हुए हैं, पूर्णांक है यानी कि कोई संख्या है जिसके ये युग्म दिए हुए 26 और 91, इसके HCF और LCM आपको पहले ज्ञात करने हैं, और इसके बाद दोनों संख्याओं का गुणनफल करके आपको इसकी सत्यता, ये जो सामने आपको सत्यता दिख रही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM, इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड से इन दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। ये 26 सिंपली आपने पढ़ा भी है पहली एक्सरसाइज के अंदर भी, या इससे प्रीवियस क्लासेज में भी आपने पढ़ा है कि अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भाग देना, और इस तरह से 13 यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1, यानी कि 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 × 13। सिंपली आपको इस तरह से 91 का भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 91 7 के टेबल में मैं लिख सकता हूँ 13, और फिर से 13 के टेबल में लिख सकता हूँ 1, यानी कि 91 का जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि 91 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 7 × 13। इसके HCF की बात की जाए तो HCF वो संख्या होती है जो इन दोनों में, यानी कि जो हमारे पास अंक दिए हुए, जो पूर्णांक दिए हुए उनमें कॉमन आ जाए, उनके खंड में कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे इन दोनों में 13 और ये 13, यानी कि ये जो दो वैल्यू दिख रही है आपको, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के कॉमन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा HCF होगा वो होगा 30। यदि मैं LCM की बात करूँ तो LCM में जो पहले कॉमन वैल्यू है वो वैल्यू आपको लिखनी है, इसके बाद आपने जिनको छोड़ दिया है, जिनको लीव किया है, उसको भी आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 × 7, और ये वैल्यू हो जाएगी 13 × 14, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 18, यानी कि इसका जो LCM होगा वो हो जाएगा 182। अब हमारे पास जो पहली संख्या है उसे हम n1 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को n2 मान लेते हैं। तब दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मैं सिंपली लिख सकता हूँ n1 × n2, और ये इक्वल होगा LCM × HCF के, तो यहाँ लिख सकता हूँ LCM × HCF। सिंपली आपको n1 की वैल्यू रखनी है, n1 की जगह पे आप 26 रखेंगे × 91 91, और यहाँ पे LCM की वैल्यू, यहाँ पे LCM की जो वैल्यू है 182 लिख सकता हूँ, और HCF की जो वैल्यू है 13 यहाँ लिख सकता हूँ। जब आप इनका गुणा करेंगे तो इस तरह से जब आप 26 × 91 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2366, यानी कि 2366, और 182 × 13 का करोगे तो ये हो जाएंगे 23 × 66। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है 510 और यहाँ लिखा हुआ है 92। 510 का जब आप फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो 510 को सम संख्या इसलिए मैं 2 से ले जा सकता हूँ, 2 दूनी 4, ये 5, और यहाँ फिर से लिख सकता हूँ 5, और वापस आपको चूंकि ये एक संख्या जो है, इन सारी संख्याओं का योग 5 और 2 7 5 12 यानी कि 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए मैं 3 का भाग दे सकता हूँ। यहाँ 8 लिख सकते हैं और यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से
एक संख्या दिख रही है, बट ये जो संख्या है इसके पीछे 5 है, बाकी कोई रिलेशन नहीं है। तो 5 होने की वजह से इसमें 5 का भाग जा सकता है। जब आप 5 का भाग देंगे तो ये होगा 17, यानी कि मैं फिर से 17 का भाग दे सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरह से 510 का जो खंड होगा वो होगा 2 × 3 × 5 × 17। अब हमें 92 यानी कि 92 का खंड करने हैं। 92 का खंड यानी कि 2 के पहाड़े में 46 लिख सकता हूँ, 2 के टेबल में फिर से मैं 23 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 23 के पहाड़े में आप एक बार में ले जा सकते हो। तो ये होगा 92 = 2 × 2 × 23 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है ये कॉमन है, इसलिए आपका जो HCF होगा उसे आप लिख सकते हैं 2। बाकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कॉमन हो। अब हम LCM की अगर बात करें तो LCM में जो कॉमन वैल्यू है उसे आप लिख दो। इसके बाद आपको ये सारी संख्याएं लेनी है, 3 × 5 × 17 × ये 2। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ये 2 × आगे वाली वैल्यू यहाँ 23 लिख सकता हूँ, और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो लिख सकता हूँ मैं 2 3 4 6 0, जब इनका आप गुणा करोगे। अब हमारे पास N1 की वैल्यू है वो है 510 और N2 की वैल्यू है वो है 92, यानी कि N1 का मतलब होता है पहली संख्या 510 है, N2 का मतलब है दूसरी संख्या यहाँ 92 है। अब हमारे पास जो सूत्र दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि N1 × N2 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू क्या होगा LCM × HCF, यहाँ लिख सकते हो LCM × HCF। अब यहाँ पे N1 की जो वैल्यू है 510 आप रख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 92 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू LCM की वैल्यू ये सामने आई हुई है 23,460 इंटू HCF की वैल्यू यहाँ पे सामने दे रखी है, और यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। जब आप इनका गुणा करेंगे इस तरह से इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम आएगी, और ये आपका आंसर है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने हैं। पहली संख्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन में पहली संख्या है 12, इसके बाद है 15, इसके बाद है 21। आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ। 12 का फैक्टर होगा 2 × यानी कि 12 का जो खंड होगा वो होगा 2 × 2 × 3। इस तरह से मैं 15 का भी खंड लिख देता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 3 × 5, और 21 का खंड लिखूँ तो ये होगा 3 × 7। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये 3 वाली और साथ में ये वाली 3, यानी कि ये कॉमन है, इसे हम HCF कहेंगे। HCF की वैल्यू जो कॉमन होती है उसे कहते हैं, और HCF होगी हमारे पास 3। LCM की जो वैल्यू होगी, LCM जो वैल्यू पहले कॉमन है आप उसे ले लीजिए, इसके बाद जो कॉमन वैल्यू नहीं है यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 2, इसके बाद आप लिख सकते हैं 5 × 7। सिंपली आपको इन दोनों का गुणा करना, 4 या 12, 12 में 7 का गुणा किया 84, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा ट्रिक है कि 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका हाफ कर देना, 42 देना, आपको 0 लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 17 है, जिसका फैक्टर ओनली मैं लिख सकता हूँ 1 × 17, क्योंकि 17 जो है ना वो एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता। इस तरह से 23 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 23, और 29 को लिख सकता हूँ 1 × 29। अगर आपसे कहा जाए कि आप HCF निकाल लिया तो HCF इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसका HCF हम 1 लिखते हैं। अगर मैं इसके LCM की बात करूं तो LCM में सिंपली ये जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं 17, 23 और 29, इनको आप आपस में गुणा कर दो, 17 × 23 × 29, और जब आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू 11, 3, 3, 9 ये आपकी वैल्यू होगी, ये आपका डिजायर्ड आंसर होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ भी देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन खुद से अटेंड करने हैं, क्योंकि अगर आपको ये तरीके समझ में आ जाएंगे तो वो क्वेश्चन बड़े ही आप लोगों के लिए ईजी रहेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए HCF जो गिवन है वो है 9, यानी कि हमारे पास N1 है, N1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट संख्या पहले नंबर वो है 306 और दूसरे नंबर है यहाँ 657, यानी कि पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है, जिसका HCF 9 है। आपको LCM निकालना है। सिंपली आपको मैंने फॉर्मूला बताया N1 × N2 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ LCM × HCF। N1 की जगह पे N1 की वैल्यू आप रख दो 306, N2 की जगह पे 657 लिख सकता हूँ। LCM की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, LCM को हमने LCD लिख दिया, और इस LCM की वैल्यू हमें फाइंड करने हैं यानी कि निकालने हैं। HCF के जगह पे आपको
9 लिखने हैं। इस 9 का आपको इस तरफ रिप्लेस करना, यानी कि इस तरफ जब लेके आओगे तो ये हो जाएंगे 306 इंटू 657 बटे में मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 इक्वल्स टू एलसीएम। और इस तरह से जब आप इसे कट करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं 4। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो इस तरह से इनके जो गुणनफल होगा वो होगा 2 2 3 3 8। तो ये आपका डिजायर्ड आंसर होगा। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चंस गिवन है बड़े ही इजी है, आप बड़े ही सिंपल वे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट, अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि 6 की पावर n आपको बताने हैं कि 0 पे एंड होगी या नहीं। ऐसी कोई भी संख्या जो 0 पे एंड होगी उसके एग्जांपल्स हैं 10 20 30 40 50। इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। और ऐसी संख्याओं का जो सारा गुणनखंड होगा 2 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 इन सबके खंड में विद्यमान होगा 2 इंटू 5। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसमें 2 इंटू 5 उसके सारे गुणनखंड के रूप में होने चाहिए। बट अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, 6 का अगर गुणनखंड करूं तो इसका गुणनखंड होगा 3 इंटू 2 की घात में n लिख सकता हूं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या है ये 2 इंटू 5 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो मानक रूप है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है उसका मानक रूप होता है कि उसमें 2 इंटू 5 होने चाहिए। सभी संख्याओं में जो 0 पे समाप्त होती है उसमें 2 इंटू 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 5 नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका आपको अगर रीज़न कह दिया जाए कि रीज़न लिखिए तो आपको लिखना है कि 6 की घात n, यानी कि 6 का जो गुणनखंड है 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 के रूप में है। चूँकि ऐसी कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होगी उसे 2 की घात m और 5 की घात n या 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए। तो ऐसी कोई भी संख्या जो 2 इंटू 5 के रूप में हो जाए, 2 इंटू 5 की संख्या के फॉर्म में आ जाए, उस रूप में आ जाए, वो 0 पे समाप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की घात n 0 पे समाप्त नहीं होगी। पास एक संख्या है, इसे बताने हैं कि ये भाज्य है, इस संख्या को भी बताने हैं कि भाज्य है। तो आपको मैंने भाज्य संख्याओं की परिभाषा बताई हुई है कि ऐसी कोई संख्या जिसका सार गुणनखंड संभव है। तो देखते हैं क्या इसका सार गुणनखंड है। तो आपने देखा कि इसका जो पहला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पहला पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट, इसमें से 13 कॉमन है। आगे की जो संख्या होगी 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 ये संख्या बच गई। 13 को हमने कॉमन ले लिया, 13 को प्लस यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचेगी, मैं 1 लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यह 13 से भाज्य है। 13 से भाज्य क्यों? रीज़न ये है कि इसमें जो सार गुणनखंड है वो 13 है, इसलिए यह 13 से भाज्य संख्या होगी। आगे वाले में भी आपको सेम टू सेम वैसा ही एग्जाम्पल दिख रहा है। इसमें से आपने देखा कि ये जो 5 है, ये 5 और ये 5, यानी कि हमारे पास इस संख्या के 2 भाग दिख रहे हैं, प्लस से पहले और प्लस के बाद। इन दोनों में 5 कॉमन है। मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे संख्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे संख्या लिख सकता हूँ 1। इसमें भी सार गुणनखंड 5 है। इसका मतलब है सिंपली आपको लिखना है कि यह 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या कहलाएगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2 स्टूडेंट्स है, एक सानिया और एक रवि। दोनों किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, जबकि रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सोनिया ने कम समय लिया, रवि ने कम समय लिया, बट सोनिया ने समय ज़्यादा लिया। इसका मतलब ये है कि जो सोनिया की स्पीड है, सोनिया की जो चाल है, वो रवि से कई गुना कम है। इसका मतलब है कि जब तक सोनिया एक चक्कर लगाएगी, रवि एक चक्कर लगा के दूसरे चक्कर को भी पूरा करने की कोशिश करेगा। अर्थात आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि दोनों एक ही समय से, एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कोई खेल का मैदान है, दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे। तो सिंपली 18 और 12 2 ऐसे समय हैं जो सानिया और रवि द्वारा लिए जाते हैं। रवि वापस सानिया तक पहुंचेगा 18 और 12 समय जो दिया हुआ है उसके बाद। यानी कि ऐसी कोई संख्या जो दोनों संख्याओं से अधिक हो, उसमें आपको एलसीएम निकालना है। यानी कि हमारा जो लिया गया समय है 18 और 12 से अधिक होगा। इससे आपको सिंपली
इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है और ये आपका होमवर्क है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के, यदि आपको प्रॉब्लम है तो हमें शेयर करें। हाँ, आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।